जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट, कोर्ट का बड़ा फैसला, नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर बड़ा अपडेट, एफएमए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, एक छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहीं पर आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी की चर्चा करते हैं। पहली जानकारी, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को स्पेशल फैमिली पेंशन में बदला। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कोर्ट के फैसले की। कई बार देखा गया है कि जिन परिवारों को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए उन्हें केवल ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दे दी जाती है। ऐसा ही एक मामला कोर्ट में गया था। यह केस था लेट राइफलमैन अजय कुमार जी का, जिनकी पत्नी श्रीमती प्रीति जी को केवल ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दी जा रही थी, लेकिन असल में उन्हें स्पेशल फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी। मामला क्या था? 30 जुलाई 2015 की सुबह करीब 5:30 बजे राइफलमैन अजय कुमार जी अपने फैमिली क्वार्टर से पीटी परेड के लिए जा रहे थे। उसी दौरान उन्हें स्ट्रोक आया और तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 अगस्त 2015 को उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि यह घटना ड्यूटी से संबंधित परिस्थितियों में हुई थी, इसीलिए इसे मिलिट्री सर्विस से जुड़ा मामला माना जाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद परिवार को केवल ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दी गई। जब काफी प्रयासों के बाद भी न्याय नहीं मिला तो यह मामला कोर्ट में गया। कोर्ट का फैसला 24 फरवरी 2026 को कोर्ट ने फैसला दिया कि परिवार को स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाए और यह पेंशन 3 अगस्त 2015 से लागू मानी जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरा भुगतान 4 महीने के अंदर किया जाए, नहीं तो सरकार को 9% ब्याज देना होगा। हालांकि कोर्ट ने एरियर पर 3 साल की समय सीमा लगा दी थी, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2026 को एक फैसले में से 3 साल की सीमा को भी हटा दिया गया। इसका मतलब है कि अब ऐसे मामलों में पूरा एरियर मिलने की संभावना बन सकती है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा परिवार है जिसे स्पेशल फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए लेकिन ऑर्डिनरी पेंशन मिल रही है, तो उन्हें यह जानकारी जरूर प्रोवाइड करें। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। स्पर्श द्वारा नेशनल इंक्रीमेंट के पीपीओ जारी। अब बात करते हैं नेशनल इंक्रीमेंट की। दोस्तों, स्पर्श सिस्टम के माध्यम से नेशनल इंक्रीमेंट लागू करते हुए पीपीओ जारी करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन बहुत से पेंशनर को यह समझ नहीं आ रहा कि इसे असल में फायदा कितना होगा। मान लीजिए एक सैनिक 31 दिसंबर 2018 को रिटायर हुआ है और उसका अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2019 को लगना था, लेकिन वह एक दिन पहले रिटायर हो गया। ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रिटायरमेंट के समय उनका आखिरी वेतन था लगभग 46,300 रुपए, जिसका आधा पेंशन बना 23,150 रुपए। अब नेशनल इंक्रीमेंट लगने के बाद वेतन बढ़कर 47,500 रुपए हो गया। इस हिसाब से पेंशन बनती है करीब 23,750 रुपए, यानी करीब 600 रुपए का अंतर। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ केवल मई 2023 से लागू होगा, जबकि उस समय तक बहुत से पेंशनर का पीपीओ ओआरओपी के कारण पहले से ही बढ़ चुका होता है। इसलिए कई मामलों में नेशनल इंक्रीमेंट का कोई आर्थिक फायदा नहीं मिल पाता है। यानी पीपीओ तो जारी हो जाता है, लेकिन ना तो पेंशन बढ़ती है और ना ही एरियर मिलता है। इसलिए अगर कोई कोर्ट केस करने की सोच रहा है तो वह पहले पूरा गणित समझ ले, तो उसके बाद ही इस कार्रवाई को आगे करे। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। एफएमए में 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी तय। अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए की। अभी भी हजारों पेंशनर ऐसे हैं जो ना ईसीएचएस लेते हैं और ना ही एफएमए लेते हैं, जबकि यह उनकी सबसे बड़ी गलती है। सरकार से संसद में सवाल पूछा गया था कि एफएमए बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। सरकार ने जवाब दिया कि पिछली बार एफएमए को 1000 रुपए तक बढ़ाना वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर दिया गया था। इसका साफ मतलब है कि 8वां वेतन आयोग आएगा तो एफएमए भी बढ़ोतरी की जा सकती है। कुछ संगठनों ने मांग की है कि एफएमए को 1000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए तक रखने की मांग की गई है। कौन ले सकता है एफएमए? आपको बता दें कि सरकार के नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2003 से पहले रिटायर हुए पेंशनर वे चाहे तो ईसीएचएस या एफएमए में से कोई सा भी विकल्प चुन सकते हैं। 1 अप्रैल 2003 के बाद रिटायर हुए पेंशनर, उनके लिए सामान्य रूप से ईसीएचएस अनिवार्य होता है, लेकिन अगर उनके जिले में ईसीएचएस सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वे एफएमए ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर अभी तक आप एफएमए या ईसीएचएस में कोई भी नहीं ले रहे हैं तो जल्द फैसला ले, क्योंकि आने वाले समय में एफएमए में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एफएमए 5,000 रुपए तक भी बढ़ सकता है। मांग तो 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू होते ही एफएमए में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की जाने वाली है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता इस महीने साफ हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 मार्च को कैबिनेट की
की बैठक प्रस्तावित है। इस कैबिनेट की बैठक जो प्रस्तावित है इसमें मौजूदा महंगाई भत्ते महंगाई राहत को 58% से बढ़ाकर 60% करने पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता महंगाई राहत 60% लागू हो जाएगा। हालांकि इसका फायदा कर्मचारी पेंशन धारकों को मार्च महीने की सैलरी पेंशन में देखने को नहीं मिलेगा। सामान्य शब्दों में कहें तो आपकी मार्च महीने की सैलरी पेंशन केवल 58% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ ही भुगतान करके दी जाएगी। इस 60% का फायदा आपको अपनी सैलरी पेंशन में अप्रैल महीने के साथ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन आपके बढ़े हुए DA/DR 60% के साथ भुगतान करके दी जाएगी और साथ ही आपको जनवरी, फरवरी और मार्च कुल मिलाकर 3 महीने का एरियर का भुगतान भी एकमुश्त करके दिया जाएगा। तो अप्रैल महीने में न सिर्फ सैलरी पेंशन बढ़ेगी, साथ में एकमुश्त 3 महीने का एरियर का भुगतान भी खाते में आएगा। तो अप्रैल महीने में कर्मचारी पेंशन धारकों को काफी राहत मिलने वाली है। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मास्टर सर्कुलर 2026 जारी कर दिया है। इसमें पेंशन धारकों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल देखने में आता है कि महीने की पेंशन अंतिम कार्य दिवस पर भुगतान न करके कई बैंकों के द्वारा पेंशन का भुगतान अगले महीने की 2, 3, 4 या 5 तारीख तक किया जाता है, जिसके चलते पेंशनर को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए RBI ने अपने मास्टर सर्कुलर 2026 में एक नया नियम बनाया है और बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि पेंशन धारकों की पेंशन भुगतान में देरी की गई तो देरी किए गए दिनों का आपको ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, वो भी 8% ब्याज दर के साथ। तो ऐसे में RBI ने अपने मास्टर सर्कुलर में साफ बैंकों को हिदायत दी है कि पेंशन भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। महीने के आखिरी कार्य दिवस पर पेंशन का भुगतान हर हाल में पेंशन धारक के खाते में क्रेडिट हो जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, यदि आपकी महीने की पेंशन भुगतान में 3-4 दिन की देरी हो जाती है तो क्या बैंक अपने आप आपको ब्याज देगा? तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म जमा करना होगा बैंक में और उन्हें बताना होगा कि मेरी पेंशन भुगतान में 4 दिन की देरी हुई है या फिर 5 दिन की देरी हुई है। कृपया करके मुझे RBI के मास्टर सर्कुलर 2026 के अनुसार 8% ब्याज का भुगतान किया जाए। उसके बाद बैंक द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी और आपको 8% ब्याज का भुगतान किया जाएगा पेंशन के साथ। तो अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की अब चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग में कौन कौन से अहम बदलाव लागू हो सकते हैं? जो मांगे रखी गई हैं उनके अनुसार 8वें वेतन आयोग में एडिशनल पेंशन का फायदा आपको 65 वर्ष से दिया जाना शुरू किया जा सकता है। इस मांग के अनुसार 65 वर्ष में बेसिक पेंशन में 5% बढ़ोतरी, 70 वर्ष में 10%, 75 वर्ष में 15%, 80 वर्ष में 20% की बढ़ोतरी लागू की जा सकती है। इसी के साथ 8वें वेतन आयोग लागू होने के साथ ही पेंशन को टैक्स फ्री सीमा में लेकर आया जा सकता है। पेंशन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा यदि सरकार मांग मान लेती है, कमेटी मांग मान लेती है। वहीं पर कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 8वें वेतन आयोग में 15 वर्षों से घटाकर 12 साल निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों इसके साथ ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है उसमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है। महंगाई भत्ता महंगाई राहत वर्तमान फॉर्मूले के अनुसार केवल 2 ही 3% बढ़ पाता है, लेकिन जो नया फॉर्मूला होगा उसके बाद आपका महंगाई भत्ता महंगाई राहत हर 6 महीने बाद 5 से 6 या 7% तक भी बढ़ सकता है। ये मांग भी स्वीकार की जा सकती है 8वें वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा। जो मांगे रखी गई है कमेटी के सामने कर्मचारी संगठनों की ओर से। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।